गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज तीसरा लेक्चर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग का। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो दो टॉपिक और एमसीक्यू छूट गया था वो बाद में देख लिया जाएगा, पहले ओवरव्यू करना जरूरी है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट, स्केल्स, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, इंजीनियरिंग कर्व्स, कॉनिक सेक्शंस, प्रोजेक्शन मेथड, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइंस, फिर ऑटोकैड। पॉसिबल क्वेश्चंस जो इस पे बन सकते हैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है प्री के एस्पेक्ट में, जहां 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, वहां पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे वो इनिशियल 3 टॉपिक से पिक किए जाएंगे, और अगर क्वेश्चन पिक किए जाएंगे तो यहां से होंगे, और ऑटोकैड से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ड्राइंग बोर्ड। इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड है, उसके बाद आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, वो भी डिस्कस करते चलेंगे। ड्राइंग बोर्ड में जो हमें मेन चीजें ध्यान में रखनी है, तो ड्राइंग बोर्ड की डिजाइनेशन IS 14441 के हिसाब से ये 4 हैं। कहीं कहीं आपको B0, B1, B2, B3 लिखा भी मिलेगा, उसको लेके कंफ्यूजन नहीं पालनी, वही मीनिंग है। लेंथ और विड्थ के एस्पेक्ट में ये डायमेंशंस होती हैं। जनरली D0 और D1 जो है ऑफिसर्स, ड्राइंग ऑफिसर्स के लिए यूज किया जाता है, और स्टूडेंट्स जो यूज करते हैं वो D2 वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। ये इसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो अगर बैक साइड में देखो तो ये बैटन यूज होते हैं, इसे वर्किंग एज बोलते हैं, इसे इबोनी एज बोलते हैं, और ये इसका फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू कह सकते हैं। इट इज मेड ऑफ वेल सीजन्ड वुड स्ट्रिप्स अबाउट 25 mm थिक। यहां से एक MCQ क्रिएट हो सकता है। थिकनेस कितनी होती है वुड स्ट्रिप की? 25 mm होती है। It should be softer enough to allow insertion and removal of drying pins. Obviously, 2 buttons are fastened to board by screws in slotted joints. The working edge ebony must be straight. ये working edge है, ये straight होना चाहिए। तो ये ड्राइंग बोर्ड से बेसिक चीजें हैं, जो जिसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजाइनेशन से रिलेट करके MCQ आएंगे ही आएंगे। इसके साथ जो ड्राइंग सीट यूज होती है उसका क्लासिफिकेशन ये है। इससे रिलेट करके जब ड्राइंग सीट के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी भी अलग अलग डायमेंशन होती हैं, A0, A1, A2, A3, A4। तो D0 के रिफ्लेक्शन में A0 यूज होता है, जो 1500 गुणा 1000, यानी लेंथ आपकी 1500 mm है, विड्थ आपकी 1000 mm है। सिमिलरली 1000 इंटू 700, 700 इंटू 500, 500 इंटू 500, लास्ट में जाके एकदम स्क्वायर शेप हो जा रही है D3 के केस में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। In all the 4 designation D0, D1, D2, D3, in which designation the dimensions of the board comes into the category of square shape, तो वो D3 के केस में होता है। वो किस केस में होता है? D3 के केस में होता है। अगले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बारे में आप ध्यान से देखिए। टी स्क्वायर एक टेक्निकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राफ्ट्समैन के द्वारा यूज किया जाता है। किस पर्पज से यूज किया जाता है? किस पर्पज से यूज किया जाता है? तो पर्पज आप देख सकते हैं, कौन सा पर्पज है? ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए ड्राफ्टिंग टेबल। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। ये सामने आपको बना हुआ है, इस तरीके से ये सेट होता है। इससे लाइन खींचने में स्केल लगी हुई होती है। ये वाला जो सेक्शन है, इसको कहते हैं हेड, या स्टॉक। इसको क्या कहते हैं? हेड या स्टॉक। जो ब्लैक कलर का है इसको हेड या स्टॉक कहते हैं। इसमें सेट स्क्वायर का भी सपोर्ट लिया जाता है जरूरत पड़ने पे, और इसकी मदद से हम मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री के मल्टीपल में लाइंस भी खींच सकते हैं। इसकी मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से हम 15 डिग्री के मल्टीपल में भी लाइन खींच सकते हैं। इससे रिलेट करके जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि इसका जो एक तरीके से लॉन्ग शैफ्ट जो होता है, इसे ब्लेड कहते हैं। लॉन्ग शैफ्ट को ब्लेड कहते हैं।
जिसमें स्केल होती है और जो ये लगा हुआ होता है, इसको स्टॉक या हेड कहते हैं, इसको स्टॉक या हेड कहते हैं। तो विद ए लॉन्ग सेप्ट कॉल्ड द हेड एंड ए शॉर्ट सेप्ट कॉल्ड द स्टॉक और हेड। अब इसके बाद इसमें जो स्केल लेंथ यूज होती है वो IS कोड 13601989 के तहत स्केल लेंथ यूज होती है। ये थोड़ा सा डीप और हिडन पॉइंट है, इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो एवरीवन विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। T0, T1, T2, T3, T0 के करस्पॉन्डिंग 1500 mm या इसी को कह सकते हैं 1.5 मीटर, ये 1 मीटर, 0.7 मीटर और ये 0.5 मीटर। T0, T1, T2, T3 एज पर IS 13601989। IS कोड कौन सा है, ये क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, तो ये आप बता देंगे। बाकी इस तरीके का टी स्क्वायर होता है, इससे रिलेट करके कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आगे MCQ में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मिनी ड्राफ्टर की बात आती है। मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता है। आप सब फर्स्ट ईयर की अगर याद होगी तो इसकी शेप से रिकॉल कर पा रहे होंगे। इस तरीके से क्लैंप किया जाता है, यहाँ फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू होता है और ये पिवट प्लेट होती है और ये आपका जो होता है, ये आपका क्या होता है, इंडेक्स प्लेट होती है। यहाँ पर लॉकिंग नॉब भी बोलते हैं, इसे लॉकिंग नॉब भी बोलते हैं। और साथ में ये आपकी स्केल जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर प्रॉक्टर हेड भी होता है, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर हेड भी होता है, PH करके लिख दे रहे हैं। तो इसकी मदद से आप लाइंस खींच सकते हैं। इसका दूसरा हमने वर्जन भी सामने दिखा दिया है। दिस इज ए डिवाइस यूज्ड टू ड्रा पैरेलल और इंक्लाइंड लाइंस वेरी इफेक्टिवली विद ईच। This is mounted on the top left corner of the drawing by means of a clamping mechanism which is an integral part of the device। वही चीज है जो हमने यहाँ मेंशन की, वही लिखा हुआ है। L shaped स्केल रहती है जो मिलीमीटर्स में ग्रेजुएटेड होती है। पूछ सकते हैं किस में ग्रेजुएटेड होती है, जनरली mm में ही रहती है। वर्किंग एज ऑफ द मिनी ड्राफ्टर, द वर्किंग एज कैन बी मूव टू एनी डिजायर्ड लोकेशन ऑन द ड्राइंग हेड। मतलब ये वाला जो वर्किंग एज है, ये यहाँ पे अगर कुछ बनाना है यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे बनाना है यहाँ पे ले आओ, ये मूव कर सकता है। तो ये मिनी ड्राफ्टर के केस में है। और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मिनी ड्राफ्टर का जो फंक्शन होता है वो टी स्क्वायर और एस स्क्वायर दोनों के फंक्शन को कंबाइन करके बोला जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, जिसकी चर्चा मैंने शायद कम्युनिटी के कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से डाले चाहे डी स्क्वायर एज द मिनी ड्राफ्टर एज द फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। कहीं कहीं स्केल भी लिखा मिलेगा साथ में, तो वो तीनों को भी कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या कहता है? सेट स्क्वायर कहता है कि सेट स्क्वायर जो आपके सामने है ये दो सेट में आते हैं। कौन कौन? एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर, एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर, एक 30 डिग्री टू 60 डिग्री सेट स्क्वायर। ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, ये 30 डिग्री टू 60 डिग्री सेट स्क्वायर है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। यहां पे ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। They are used in conjunction with each other to draw parallel, inclined and perpendicular lines। एक चीज याद रखिए, इसमें पैरेलल, इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन सेट स्क्वायर की मदद से नहीं ड्रा कर पाते हैं, उसके लिए हमें टी स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी। नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कैन नॉट बी मेजर्ड बाई सेट स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो इसका मटेरियल होता है, यूज किया जाता है, जिससे बनता है, वो प्लास्टिक होता है। उसको कहीं कहीं एक्रेलिक प्लास्टिक भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं एक्रेलिक प्लास्टिक भी लिखा मिलेगा, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक प्लास्टिक। ये सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। 45 डिग्री सेट स्क्वायर जनरली है जे प्रॉक्टर, वेयर एज द 30 टू 60 डिग्री सेट स्क्वायर इंक्लूड्स फ्रेंच कर्व्स। मतलब इसके भीतर फ्रेंच कर्व्स बने होंगे जिसमें कर्व नुमा होल्स होते हैं। और जो ये 45 होता है, इसमें जनरली आपका प्रोट्रैक्टर उसमें रहता है बीच में। और इसकी जो लेंथ होती है सेट स्क्वायर, जो 60 टू 30 डिग्री या 30 टू 60 डिग्री कुछ भी लिख दो, 250 mm होती है, और जो कि 45 वाले की 200 mm होती है। तो ये जो यूज किए जाते हैं सेट स्क्वायर, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा नहीं होती हैं, बाकी सभी लाइंस ड्रा होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके द्वारा ड्रा होती है? टी स्क्वायर के द्वारा ड्रा होती है।
तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है, वो फुली क्लियर होगी। टी स्क्वायर इज यूज फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, while set square is used for drawing parallel inclined and perpendicular lines। इसके बाद प्रोट्रैक्टर, इसको हम लोग जब छोटे थे तो इसको अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते थे। फिलहाल ये अर्धचंद्र शेप में, सेमी सर्कल शेप में है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये फुल शेप में भी आता है, यहाँ से 0 से 180 डिग्री तक चाहे इस साइड से नाप सकते हैं, चाहे तो इस साइड से नाप सकते हैं, दोनों नंबरिंग दी हुई होती है। इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मेजर करता है? एग्जाम में क्वेश्चन इतना सिंपल भी आ सकता है कि प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड टू मेजर क्या? एंगल। इट इज सेमी सर्कुलर मेड ऑफ फ्लैट सेलुलाइड शीट। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, किसका बना होता है? सेलुलॉइड शीट। वो वही एक्रिलिक जो मैंने बताया था, सिंथेटिक फाइबर है, उसी तरीके की प्लास्टिक यूज होती है। इसके बाद फ्रेंच कर्व है, इसके बाद फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व क्या है? ये नीचे डायमेंशन बनी हुई है, स्मूथ कर्व ड्राइव करने के लिए, स्मूथ कर्व ड्रा करने के लिए यूज होते हैं। फ्रेंच कर्व्स बेस्ट ड्रा टू स्मूथ कर्व्स या आर्क्स which cannot be drawn by compass with ease to draw a smooth curve using a French curve first setted by trial against a part of the line। अगर हमें कुछ इस तरीके की डायमेंशन ड्रा करनी है तो ये फ्रेंच कर्व से ही पॉसिबल होता है, ये फ्रेंच कर्व से ही पॉसिबल होता है, जो हमने फिगर में भी दिखा दिया है, जो हमने फिगर में भी दिखा दिया। तो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट थे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक के बाद अगर आपको ध्यान कराएं हम, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा? हमने ड्राइंग बोर्ड देखा, हमने ड्राइंग बोर्ड देखा, और क्या देखा? टी स्क्वायर देखा, फिर यस स्क्वायर देखा, फिर यस स्क्वायर देखा, फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व देखा, फ्रेंच कर्व जाना, फिर इसके बाद प्रोट्रैक्टर जाना। ये मेन थे, ये मेन थे। स्केल भी यूज होती है, पेंसिल भी यूज होती है, ड्राइंग शीट भी यूज होती है, लेकिन जो चीज़ों से क्वेश्चन बनने की संभावना है उनको हमने डिस्कस किया, उनको हमने डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? लेआउट ऑफ ए ड्राइंग शीट। लेआउट ऑफ ए ड्राइंग शीट टॉपिक वाइज चलेंगे। ये 2 टॉपिक आज देखेंगे, थोड़ा वीडियो छोटा रह सकता है, ये 2 टॉपिक आप देखेंगे। तो मूव करते हैं, किसकी तरफ मूव करते हैं? मूव करते हैं ड्राइंग शीट के लेआउट की तरफ। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली चीज है, अगर ये टॉपिक इसमें है और यूपीपीएससी एई के एस्पेक्ट में इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस ड्राइंग शीट के लेआउट पर एक एक चीज को ध्यान में रखकर ही ये टॉपिक समझा जा सकता है। क्या क्या चीज है इसमें? सबसे पहली चीज है कि ड्राइंग शीट जो कंसिस्ट करती है वो ड्राइंग स्पेस है। ये टोटल स्पेस जो है ये ड्राइंग स्पेस कहलाएगा। टोटल स्पेस जिसपे ड्राइंग शीट बनी है वो ड्राइंग स्पेस कहलाएगा। टाइटल ब्लॉक क्या है? टाइटल ब्लॉक जब जो ड्राइंग हम बनाते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कि किस चीज से संबंधित है, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, किस फॉर्म की है ड्राइंग, वो सारी चीजें अलग अलग एक्रोनिम के यूज के साथ लिखा जाता है। फिर उसके बाद सफिशिएंट मार्जिन्स दिए जाते हैं। ये जो मार्जिन्स हैं, बॉर्डर कितना रहेगा, रेफरेंस ग्रिड कितनी रहेगी, फिलिंग मार्जिन कितना रहेगा, फ्रेम के अंदर की मार्जिन कितनी रहेगी, वो उसको दिया जाता है। तो मार्जिन, टाइटल ब्लॉक, ड्राइंग स्पेस, ये 3 इसके फंडामेंटल एक तरीके से डिवीजन है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। अगर सीट का टाइप A0 A1 है, सीट का टाइप अगर A0 A1 है तो जो आपका बॉर्डर रहेगा वो कितना रहेगा? 20 mm रहेगा। अगर A2 A3 A4 A5 है तो 10 mm रहेगा। इस तरीके का सब डिवीजन होता है। ये जो फिलिंग मार्जिन है ये 20 mm मिनिमम होता है। ये जो फ्रेम के अंदर विड्थ है ये 5 mm मिनिमम होती है। इससे एमसीक्यू बनेंगे। फिलिंग मार्जिन कितना होगा? 20 mm मिनिमम होगा। और जो फ्रेम के अंदर मार्जिन है वो 5 mm होगा, वो 5 mm होगा। और A0 के लिए 20 mm है मिनिमम, यही A1 के लिए है। अदर केसेज में ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और ये अदर केसेज में A2 A3 A4 के लिए कितना हो जाएगा? A2 A3 A4 के लिए कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन बनेगा 100%, क्योंकि ये टॉपिक में है तो इस पे क्वेश्चन इजीली बनेगा। ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो यहाँ नंबरिंग पूछा जाएगा। नंबरिंग किस डायमेंशन में की जाती है?
नंबरिंग से सब डिवीजन किया गया है। नंबरिंग किस डायमेंशन में की जाती है? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में की जाती है। नंबरिंग किस डायमेंशन में की जाती है? हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में लेटर को डिफाइन किया जाता है। वर्टिकल में लेटर को डिफाइन किया जाता है। और यही अगर एक के बाद दूसरी सीट आ जाए तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। यहाँ ए बी बी इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको देख लेते हैं। बॉर्डर्स, space left all around in between the trimmed edge of the seat a minimum of 10 mm, minimum of 10 mm। किसके केस में? A2 A3 A4। और अगर यही बात A0 A1 के केस में हो तो कितना हो जाएगा? 20 mm। filling margin 20 mm minimum on left hand side with border included, this is provided for taking perforance। ये filling margin है। grid reference system, the length and the width of the frames are divided into even number of divisions, into even number of divisions, even number of divisions 1 2 3 4, 4 डिवीजन है A B C D, तो even number of divisions की बात हो गई, into even number of divisions। the length of the grids lies between 25 mm to 75 mm। जो हमने ये ग्रिड बनाई 1 2 3 4, ये कितनी होंगी? 25 mm टू 75 mm इसकी लेंथ होगी, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइंग सीट साइज। जैसा ड्राइंग सीट का साइज है, कौन सी सीट यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये डिमिनिश होती चली जाएगी। द ग्रिड्स अलोंग वर्टिकल एजेज आर नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एंड हॉरिजॉन्टल एजेज में किससे? न्यूमेरिकल 1 2 3 4। नंबरिंग एंड लेटरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द सीट अपोजिट टू द टाइटल ब्लॉक्स एंड आर रिपीटेड ऑन द अपोजिट साइड्स। टाइटल ब्लॉक हमेशा राइट साइड के लोवेस्ट कॉर्नर में रहेगा, ये भी पूछा जाएगा, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल 6 ड्रॉन एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ एवरी ड्राइंग सीट एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट टाइटल बॉक्स प्रोवाइड इन ए ड्राइंग सीट, 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स रिगार्डिंग द ड्राइंग कंपोनेंट। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इट इज एडवाइजेबल टू यूज टाइटल ब्लॉक्स का साइज क्या रहना चाहिए? 170 mm से 65 mm, 170 mm से 65 mm। टाइटल ब्लॉक्स को 2 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन जोन है और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जोन है। जैसे ये टाइटल ब्लॉक्स है तो आइडेंटिफिकेशन जोन में क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख सकते हैं 15 12, उसके बाद नेम ऑफ द पार्ट लिख सकते हैं, किससे रिलेट कर रहा है, फिर उसके बाद उस लीगल ऑनर ऑफ द ड्राइंग लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं, फर्म का नाम लिख सकते हैं, L&T कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जो भी चाहे लिख सकते हैं, कंपनी का नाम जो भी चाहे लिख सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जोन, यहाँ पे फिर नीचे थोड़ा सा सब टाइटल के तौर पे लिख सकते हैं। टेक्निकल इंफॉर्मेशन लाइक सिंबल्स इंडिकेटिंग ड्राइंग में कौन सा सिंबल कहाँ यूज हुआ है, स्केल ऑफ ड्राइंग कौन सी स्केल आपने यूज की है, इन लार्ज स्केल, रिड्यूस्ड स्केल, मेथड ऑफ इंडिकेटिंग सरफेस टेक्सचर और ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेज। और थोड़ा थोड़ा मतलब जब ये फोल्ड करेंगे ड्राइंग सीट को तो केवल और केवल टाइटल बॉक्स ही दिखता है। अगर आप थोड़ा बहुत याद करें फर्स्ट ईयर को तो सारा कुछ फोल्ड होके टाइटल ब्लॉक्स वाली डायमेंशन में ही आप आ जाएंगे ड्राइंग सीट में, तो उसमें ये चीजें लिखी होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ए टी स्क्वायर इन द टेक्निकल ड्राइंग। प्राइमरी यूज ऑफ टी स्क्वायर अभी बात किए थे। टी स्क्वायर का प्राइमरी यूज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करना। अब इससे पिक करिए टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस, बी ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है जब हम उसके थ्रू होके जा रहे हैं। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो कैसा लगेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड टिपिकली मेड ऑफ वेल सीजन्ड वुड स्ट्रिप। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड टिपिकली मेड ऑफ वेल सीजन्ड वुड स्ट्रिप। ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस के बारे में हम लोग ड्राइंग बोर्ड जब पढ़े हैं तो उसमें थिकनेस मेंशन है, ध्यान दीजिए। ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस 25 mm, 25 mm थिकनेस है और उसी पे क्वेश्चन हमारे सामने आया है और उसको हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। कितनी थिकनेस हो जाएगी? 25 mm। तो टिपिकली मेड ऑफ वेल सीजन कितनी थिकनेस है? 25 mm। जब क्वेश्चन सामने आता है तब रिमाइंड हो जाए तो ये हमारी मेन कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग कहलाती है।
Let's move to the next question. Which set square is typically used in conjunction with 45 डिग्री सेट स्क्वायर? तो कौन सा सेट स्क्वायर यूज होता है 45 डिग्री के साथ? कौन सा सेट स्क्वायर यूज होता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री? 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ये 30 डिग्री एक एंगल होता है, एक एंगल 60 डिग्री होता है, दोनों में ये एंगल कॉमन होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 30 डिग्री टू 60 डिग्री सेट स्क्वायर। कहीं 60 डिग्री 30 डिग्री लिखा है, एक ही मतलब है, उसमें कंफ्यूजन नहीं पालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the minimum border space left around the trimmed edges of a drawing sheet? What is the minimum border space left around the trimmed edges of a drawing sheet? What is the minimum border space left around the trimmed edges of drawing sheet? कितना बॉर्डर छोड़ा जाता है? 10 mm भी छोड़ा जाता है और 20 mm भी छोड़ा जाता है। 10 mm भी छोड़ा जाता है और 20 mm भी छोड़ा जाता है। 10 mm भी छोड़ा जाता है, 20 mm भी छोड़ा जाता है। कहां पे कितना छोड़ा जाता है? 20 mm छोड़ा जाता है A0 और A1 में। 20 mm छोड़ा जाता है A0 A1 में, ये A2 A3 A4, A2 A3 A4। और जब नहीं मेंशन हो तब A0 को ही कंसीडर किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन 20 mm हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 mm हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 20 mm हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेड ऑफ टी स्क्वायर इज मेड आउट ऑफ, जो टी स्क्वायर का हेड होता है ये किसका बना होता है? ब्लैक कलर का दिखाया था, ये किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। इसी को सेलुलाइड भी कहते हैं, तो वुड और सेलुलाइड का बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ये जेई के किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये हमने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जो कि एग्जाम एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि एग्जाम एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब कुछ बातें जो यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के मैसेजेज आए थे कि एन बैच को कैसे ज्वाइन करें। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, फिर हम उसको और इलेबोरेशन के वे में कर सकते हैं। बाकी वही वे तरीका है, आप वेबसाइट पर जाएं, पेमेंट करें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और जो चीज़ें सबको प्रोवाइड हो रही हैं वो आपको भी प्रोवाइड होने लगेंगी। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स का मतलब है जो गलतियां ठीक ठाक स्तर पे लोग करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो नंबर 1 पर गलती है, जनरल स्टडीज में जो लोग कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी आएंगे, वो सिर्फ 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। फिर से एक बार जाकर उसमें जो लिखा है उसकी शुरुआती लाइंस पढ़िएगा। उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगी, यूपी स्पेशल भी रह सकता है, उसमें इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, वो सब कुछ भी रह सकता है। जब प्री और मेंस होता था यूपी में तब भी यही भाषा लिखी हुई थी। तो ये पहला लूप होल है जो किसी कारण से ऐसा माहौल बना हुआ है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा लूप होल है जो ये टॉपिक्स हैं, 22 टॉपिक, ये 22 टॉपिक हैं, इनमें ये चश्मा ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ग्लास ऑफ ईएससी, ये चश्मा ना लगाएं। ईएससी का ग्लास लगा के आप 10 टॉपिक या 12 टॉपिक को देख रहे हैं, फिर 12 बाकी टॉपिक में वही ग्लास लगा के देखेंगे तो ये आप एग्जाम जुलाई अगस्त में करा लीजिए, तभी जाकर ये टॉपिक सभी पूरे हो पाएंगे। तो ये एक जो ग्लास ऑफ ईएससी है ये लगा के ना देखें, बाद में परेशानी होगी। तीसरा जो लूप होल है वो, तीसरा लूप होल जो है वो ये है कि ये 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करके देखिए। कोई भी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन का कहीं से भी मार्क आपको मिल जाए, जिसमें जीएस भी हो, हिंदी भी हो और ये टॉपिक भी हो। एक बार अटेम्प्ट करके देखिए आप 120 मिनट में सर्किल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और फिर उनका क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्वेश्चन की किस लेवल की है, कितनी फ्रीक्वेंट आपका माइंड रिएक्ट करना चाहिए। इवन ये क्वेश्चन भी कठिन में आएगा, ये क्वेश्चन भी टिपिकल में आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, रिपीटिंग इट अगेन, इसमें कोई मुझे बाद में कहने में भी गुरेज नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 120 मिनट 150 क्वेश्चंस। 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाएंगे, ऐसे ही मान लीजिए, क्योंकि कितना भी आप फ्रीक्वेंट होंगे, स्विचिंग है। अगर यही 150 क्वेश्चन हिंदी के होते एक बार चलता, यही 150 क्वेश्चन जीएस के होते एक बार चलता, यही 150 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के होते तो भी चल जाता। अब 3 सब्जेक्ट्स के हैं और उसमें अगर आप बहुत डेप्थ में और बहुत विड्थ में जाएंगे तो इसकी ठीक ठाक पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए आसान नहीं होगा उतनी जल्दी क्लिक करना। और अगर आपने क्लिक किया तो आपकी 80% to 20% रहेगा। आपने 150 क्वेश्चन लगाए और आपको फीलिंग भी है कि आपने सही लगाया, जो ह्यूमन एरर आएगी वो 100 में से
80 सही 20 गलत की आएगी, और निगेटिव मार्किंग को लेके क्लैरिटी अगर कहीं 1/3 आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ समझनी है। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।